हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपना आगे का इंडियन इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट से शुरुआत करनी थी, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जो 5 ईयर प्लान्स थे उनमें लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड के गोल। जो शॉर्ट पीरियड मतलब एक प्लान स्पेसिफिक, यानी 5 ईयर का जो प्लान है उसमें शॉर्ट टर्म पीरियड गोल क्या है, और लॉन्ग पीरियड जो अल्टीमेट गोल क्या है हर एक 5 ईयर प्लान का। तो लॉन्ग पीरियड गोल को हम एक बार पढ़ेंगे और शॉर्ट पीरियड गोल को सेपरेटली प्लान टू प्लान पढ़ेंगे, उन प्लान में क्या क्या शॉर्ट पीरियड गोल रहेंगे। ठीक है। लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान्स and are therefore generally studied as common goals of 5 ईयर plans और objective of planning। ठीक है, तो इनको एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे या कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान इकट्ठे पढ़ेंगे लॉन्ग पीरियड गोल्स को। शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक, प्लान टू प्लान डिपेंड करता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या फार्मिंग पे रिलेटेड था, मतलब एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने पे आया। तो ऐसे ऐसे प्लान टू प्लान जो चेंजेस आए वो जो शॉर्ट पीरियड गोल्स थे प्लान टू प्लान वो प्लान स्पेसिफिक थे, तो उनको पढ़ेंगे अलग से। दे आर जनरली स्टडीड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज ईच प्लान इज डिजाइंड एज डिस्टिंक्ट प्लान विद अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। हर एक प्लान का कोई अलग ऑब्जेक्टिव था। इट मस्ट हाउएवर बी मेड एम्प्लाई क्लियर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान रेफरिंग टू स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच प्लान एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग रेफरिंग टू लॉन्ग पीरियड। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान मतलब शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड हो। क्लियर। आर नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट बट कॉम्प्लीमेंट इच अदर। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, विरोध ना करे, बट कॉम्प्लीमेंट हो एक दूसरे का, ऐसे इस हिसाब से बनाना था। ट्रूली स्पीकिंग शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू प्लान टू प्लान स्ट्रेटेजी विद अ व्यू टू अचीविंग द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड मेन एम क्या था, लॉन्ग पीरियड जो ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करना, उनको अचीव करना। बट उसके लिए हम शॉर्ट पीरियड गोल जो हर एक प्लान टू प्लान स्पेसिफिक बनाए गए तो वो उनको अचीव करने के लिए बनाएंगे, और द कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है। लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट गोल क्या था, जीडीपी ग्रोथ। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में आउटपुट के लेवल को इंक्रीज करना बेसिकली मेन एम हुआ करता था प्लानिंग का। इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में गुड्स की और सर्विसेज की फ्लो हो इजीली, मतलब इंक्रीज हो उसको जितना ज़्यादा उसके। व्हेन द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जब कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में, तो उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। दस जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ अपने किसको स्पेसिफाई करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को। इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री के रिसोर्स बेस में इंक्रीज होना। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ इनपुट, आउटपुट जितनी इंक्रीज हो रही है वो होती है प्रोडक्टिविटी। थ्रू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जितना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो सके वो करना। ठीक है, तो इस मेजर को बोलते हैं जीडीपी ऐसी मेजर होती है। प्लानिंग इन इंडिया इज टू एंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर फुल्ली एक्सप्लोर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आर कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव। टेक्नोलॉजी में कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव लेके आया जाए जिससे प्रोडक्ट अपनी पर कैपिटा मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, जिससे क्या होगा, अपनी जीडीपी अल्टीमेटली ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार, लोगों के पास रोजगार होना। जो इंसान नौकरी करना चाहता है उसके पास रोजगार होना, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू सिचुएशन व्हेन द पीपल हु आर एबल टू वर्क और विलिंग टू वर्क। ठीक है, वो करने के लायक है और करना चाहता है वर्क, तो उसको बोलेंगे विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। ठीक है, तो वह करंट मार्केट वेज रेट पे जो काम करने की पोजीशन में है, मतलब कर सकता है और करना चाहता है, तो उसको जॉब मिलना, ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। इन अदर वर्ड्स दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क, उनको वर्क मिलना चाहिए। दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकसेस इन इंक्लूसिव ग्रोथ। इट इम्प्लाइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रोथ में जीडीपी को इम्प्रूव करने में पार्टिसिपेट करें। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस वाइडर सेक्शन
ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ग्रोथ का जो शेयर है डिस्ट्रीब्यूट हो लोग ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है। इट अमाउंट्स टू अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ठीक है। ग्रोथ भी अचीव हो जाए और सोसाइटी का बेनिफिट भी हो जाए, तो ये इसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, ये एम बनाया गया। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन द सिचुएशन ऑफ जीरो एम्प्लॉयमेंट, यानी सोसाइटी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जॉब करना ही नहीं चाहते, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी होते हुए वो कर नहीं पा रहे हैं, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। तो इसके बारे में खुद पढ़ लेना, ये आपको समझ आ जाएगा, ईजी है। नेक्स्ट आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो, इक्वली हो, ठीक है। इक्विटेबल और इक्विटी दोनों में डिफरेंस है, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ बेनिफिट ऑफ ग्रोथ एक्रू टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो ग्रोथ कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाए तो, ठीक है। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस केयरफुली। ग्रोथ सर्व्स वर्चुअली नो पर्पस इन अ सोसाइटी वेयर रिच टेंड टू बिकम रिचर, अगर रिच जो इंसान है वो रिचर होते रहे और पुअर बिकम टू स्ट्रगलिंग इवन फॉर इसेंशियल ऑफ लाइफ, पुअर और पुअर होता रहे और रिचर होता है, तो ग्रोथ का कोई मतलब क्लियर नहीं होता, ठीक है, मतलब नहीं बनता। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब गरीब को भी मिलना चाहिए, रिच को भी मिलना चाहिए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटेबल इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि इक्वली सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी एंड दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स और गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो क्या एम था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट द सेम शेयर ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम। इट वुड इम्प्लाई अ सिचुएशन व्हेन अ डॉक्टर गेट द सेम सैलरी एज अ क्लर्क इन द हॉस्पिटल, ठीक है। नो सोसाइटी वुड एवर सीक अ सिचुएशन लाइक दिस, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसको चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन देयर डिफरेंस इन इनकम आर अलाउड बट ओनली विद इन सर्टेन लिमिट्स। दिस डिफरेंस आर सोशली अनवारंटेड एंड आर टू बी proportionate to a difference in the qualification and skill of difference of individual society, ठीक है। तो वो डिफरेंस किस बेसिस पे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन और स्किल्स के ऊपर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इसको कवर कर लेना है, दोनों चीज़ें इक्विटेबल और इक्विटी का मतलब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन। इट रेफर्स टू अपडेशन और एडप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जिससे अपनी ग्रोथ हाई हो जाए, ठीक है। एज नोटेड अर्लियर आउटपुट कैन बी इंक्रीज आइदर बाई इंक्रीजिंग द पूल ऑफ रिसोर्सेज और बाय यूजिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी, या तो हम रिसोर्सेज बढ़ा दें, यानी कि उनमें जो मिलने वाले जो जैसे एक मशीन पे काम करने वाले एक लोग हैं वैसे मशीन बढ़ा दें और वैसे ही मशीन बनाने वाले लोगों को लोग बढ़ा दें, ठीक है। मशीन और काम करने वाले दोनों चीज़ों को बढ़ा दें। तो दूसरी टेक्निक क्या है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि नई टाइप की मशीन लेके आए जो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, तो हमें फोकस करना किस पे, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। Science has offered us new ways of doing things, such that productivity in farms and factories have shown an exponential rise over time, ठीक है। तो इससे क्या शो किया, साइंस ने जो तरक्की की उसकी वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली हमें किसमें, फार्म्स और फैक्ट्रीज के सेक्टर में। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर इज वेल नोन एग्जाम्पल of how technology can bring about revolutionary changes in आउटपुट में किस हिसाब से रिवोल्यूशनरी चेंज आ सकते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने बताया, जिसकी वजह से फार्मिंग या एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई। रिसेंटली IT रिवोल्यूशन हैज़ रीडिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू BPO में क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ, जो कॉमर्स के बच्चों ने पढ़ा हुआ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या करते हैं, जो बंदा जिस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होता है उसका बिजनेस होता है, ठीक है। तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बट हम उस काम को, जैसे एडवर्टाइजमेंट करानी है मेरे को अपने किसी प्रोडक्ट की, तो मैं एडवर्टाइजमेंट की जो स्पेशलिस्ट कंपनी उनके पास जाके उनको दे सकता हूँ अपना ऑर्डर कि मेरे को इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट चाहिए और मेरा एडवर्टाइजमेंट बना के दो, तो उस चीज़ में प्रोफेशनल है और वो उस चीज़ को अच्छे से करके देंगे, तो वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। हाउएवर
मॉडर्नाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्स ऑफ प्लान्स इन इंडिया हैज़ अ सोशल एंगल एज वेल। ठीक है, अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब सोशल एंगल हो रहा है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम करना है। हेयर इट रेफर्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक, कन्वेंशनल विजडम, विजडम विदाउट अ वैलिड रीजन। कन्वेंशनल विजडम को बोलते हैं विजडम विदाउट अ वैलिड रीजन मस्ट गिव वे टू मॉडर्न आउटलुक। इट इंक्लूड इशू लाइक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी गई, सो दैट लाइक वुमेन they also like men they also participate in the process of production and contribute to the process of economic and social prosperity। ठीक है, तो यानी कि ऐसे वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उसको ही फोकस में रखा गया मॉडर्नाइजेशन में। नेक्स्ट आता है सेल्फ सफिशिएंसी, खुद पे डिपेंडेंट। जैसा कि मोदी जी ने अभी बाहर कहा है कि सेल्फ सफिशिएंट बनो, अपने इंडिया में प्रोडक्ट को यूज़ करो, तो वैसे ये पॉइंट था सेल्फ सफिशिएंसी, खुद में इतना आत्मनिर्भर हो जाओ कि किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत ही ना पड़े। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग able to provide essential goods particularly food grains without the help of others। ठीक है, तो किसी और की हेल्प के बिना हम बेसिक चीज़ अपने आप फाइंड आउट कर लें। दिस गोल वाज अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स। तो फर्स्ट 7 प्लान्स में इसको हाई प्रायोरिटी दी गई सेल्फ सफिशिएंट बनने को। द बेसिक आइडिया वाज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंपली बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स। ठीक है, हम शुरुआत में कहते डिपेंडेंट थे किस पे, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ पे अपनी इसेंशियल आइटम्स के लिए, बट इंस्टेंट हमें उस टाइम पे ज़रूरत क्या थी, हम खुद के सेल्फ सफिशिएंट बने और अपने बेसिक रिसोर्सेज पे इतना काम करें जिससे कि अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमें फॉरेनर्स पे डिपेंड ना रहना पड़े। इंडीड इट हैपेंड इन 1965 when USA threatened to stop exports of food grain to India if it did not stop the then war with Pakistan। अगर वो स्टॉप नहीं करता तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती। इंडिया वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, यानी कि खाने के आइटम में वो हमेशा सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता था। प्रोडक्शन टू अवॉइड द अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाईज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो बेसिकली खाने के ऊपर खुद सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती थी इंडिया शुरुआत से ही। और उन्होंने क्या था, क्योंकि फ्यूचर में अनसर्टेन है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उनको खाने को दे सप्लाई करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये तो अपने लॉन्ग पीरियड गोल्स थे जो अपने को लॉन्ग टर्म के लिए बेसिक एम था किसी भी हर एक प्लान का मिला के। तो ये बेसिक एम जो मैंने 5 बताए, ये बेसिक एम थे हर एक प्लान के। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शॉर्ट पीरियड गोल और ऑब्जेक्टिव। ये प्लान स्पेसिफिक थे, ठीक है, वे ओवरऑल थे। शॉर्ट पीरियड गोल ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान, प्लान टू प्लान डिपेंड करते थे, चेंजेस होते रहते थे डिपेंडिंग ऑन करंट नीड ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता था। ब्रॉडली प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स वर स्पेसिफाइड एज अंडर। व्हेन द फर्स्ट प्लान वाज इनिशिएटेड द कंट्री वाज बैटलिंग सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। तो शुरुआत में क्या थी, फूड ग्रेन की कमी हुआ करती थी। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो फर्स्ट प्लान प्रोडक्शन किस पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करी जाए। एंथुसियास्टिक अचीवमेंट इन द फर्स्ट प्लान prompted द प्लानर टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। उसके बाद एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट कहाँ पे करें, इंडस्ट्री पे। अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज टेकन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान। तो सेकेंड प्लान में क्या एम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस करना। थर्ड प्लान एम्फेसाइज द नीड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत पड़ी। थर्ड प्लान में इसको डिसाइड किया गया। शॉर्ट टर्म प्लान सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वाइल द फोर्थ प्लान फोकसेस ऑन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। ठीक है, मैन पावर और प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्राइस स्टेबल रखने में इस पर फोकस किया गया फोर्थ प्लान में। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान, while the seventh plan stressed the need for greater employment opportunity। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान में क्या किया गया, किस पे फोकस रखा गया कि पॉवर्टी को रिमूव करना है। और सेवन्थ प्लान में क्या फोकस किया गया, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब अच्छी मिले। नेक्स्ट है द एट्थ प्लान री इन्फोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को री इन्फोर्स किया गया बिसाइड अंडर वर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट को ध्यान दिया गया। ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइन्थ प्लान।
तो एनवायरमेंटल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना वो उस 9th 5 ईयर प्लान में फोकस रखा गया। 10th में क्या किया गया, बेटर लाइफ ऑफ पीपल यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे काम किया गया। पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वर द फोकस एरिया ऑन द 11th प्लान। तो 11th प्लान में फोकस एरिया इन पे था पॉवर्टी को रिमूव करना, रिड्यूस करना जितना कम से कम हो सके, जॉब क्रिएट करना नई नई, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये 11th 5 ईयर प्लान में था। 12th 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड द नीड ऑफ सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया गया। चेक द फॉलोइंग फ्लो चार्ट फॉर प्लान वाइज ऑब्जेक्टिव स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1st to 12th प्लान। तो ठीक है, 12 के 12 प्लान थे, उसके बाद नीति आयोग बन गया था। मोदी जी ने नीति आयोग के इन्वेंट कर दिया था, मतलब नीति आयोग बना दिया था। अब प्लानिंग कमीशन बंद हो गई, नीति आयोग सारे डिसीजंस लेता है रिगार्डिंग टू प्लानिंग। ठीक है, अब ये एक टेबल बता रखी है जिसमें आपको 12 के 12 प्लान में किस किस चीज़ पे फोकस किया गया है, ये आप एक बार रिमाइंड करने के लिए दोबारा से देख लेना इस टेबल को। ठीक है, यहाँ पे आपकी टेबल खत्म हो जाएगी। वी फाइंड दैट द शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान आर इन सिंक विद द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग जो शॉर्ट टर्म प्लान्स थे वो मेनली क्या था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही उनका एम था। डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स एंड मीन्स our planners have been redefining the relative significance of different objectives from plan to plan। तो plan to plan वो different requirement के according changes करते गए। On the whole, the focus has been on achieving better quality of life across all sections of society, now popularly known as inclusive growth। ठीक है, इसको inclusive growth बोला गया, किसको, जब हर एक सेक्शन की बेटर ग्रोथ हो रही हो उसको inclusive growth बोला गया। ठीक है, तो इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में 6 शुरू करेंगे, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। ठीक।